बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज ट्रेडिंग अप एंड डाउन का शिकार रही, मिला जुला रुझान हुआ। 100 इंडेक्स की क्लोजिंग 64,640 के लेवल पे हुई, 8 पॉइंट्स माइनस के साथ मार्केट बंद हुई। सेंटिमेंट्स शेक होना शुरू हो गए हैं इन्वेस्टर्स के और ब्रोकर्स के। और आज मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर जो सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं उनमें कौन से स्टॉक्स में कारोबार हुआ। तो उनमें सबसे ज़्यादा ऑटो सेक्टर रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ऑटो सेक्टर के शेयर्स में हमने खरीदो फरोख्त देखी। उसके अलावा सिलेक्टेड स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग स्टॉक और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी खरीदो फरोख्त का सिलसिला हुआ। तो सियासी हलचल की वजह से सरमायाकार इंतहाई मोहतात हो गया है। जाहिर सी बात है, इंतखाबात का मामला है और जिस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है मुल्क भर में, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर सरमायाकार इंतहाई मोहतात हो गए हैं। और इसी की वजह से आज सिर्फ 548 मिलियन का हमने कारोबार देखा, वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। तो ओवरऑल मार्केट ने 64,000 का लेवल तो बरकरार रखा, लेकिन जो बॉन्ड रेंज रही है वो 64,000 64,900 के लेवल के दरमियान में है। तो आज मार्केट का इख्तिताम मनफी जोन के साथ हुआ, लेकिन आगाज़ ग्रीन जोन के साथ हुआ था। तो मिला जुला रुझान आज हमने स्टॉक मार्केट में देखा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम में कि मुल्की मईशत का अहम सेक्टर सीमेंट, इसका डाटा जारी कर दिया है और ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने डाटा जारी किया है। और खुशाइन बात है कि दिसंबर में सीमेंट की फ़रोख्त में इजाफा हुआ है 4.63% का। और जाहिर सी बात है, जब सीमेंट की फ़रोख्त में इजाफा होता है तो जो वैल्यू एडेड सेक्टर्स हैं उनकी पोजीशन बेहतर होती है। हम देख रहे थे कि मुतादिद कई महीनों से सीमेंट के जो नंबर्स हैं, सेलिंग के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, लेकिन अब बहरहाल इसमें करेक्शन आना शुरू हो गई है। दिसंबर 2023 में सीमेंट की फ़रोख्त में 4.63% इजाफे से 40,60,000 टन सीमेंट फ़रोख्त हुई है। और दिसंबर 2023 में सीमेंट की मुकामी फ़रोख्त 3.81% कमी से 35 लाख टन रही। यानी मुकामी सतह पे जाहिर सी बात है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर से इस वक्त मुँह मोड़कर दूसरे सेक्टर्स में सरमायाकारी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मुकामी सतह पे सीमेंट की फ़रोख्त डिस्टर्ब हुई है। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें कि यहाँ से सीमेंट जो एक्सपोर्ट हो रही है उसके नंबर्स में इजाफा हुआ है, तो ये डाटा ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने जारी कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कमी हो सकती है, यानी पेट्रोल सस्ता हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो खाम तेल है उसकी कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। $76 फी बैरल तक तेल आ गया है और आइंदा वाले दिनों में इसमें हो सकता है मज़ीद कमी हो, तो उसके मुस्बत असरात पाकिस्तान में भी आएंगे। और 15 जनवरी को जो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से ऐलान करेगी हुकूमत, तो उसमें ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि फ़ी लीटर पेट्रोल 8 रुपये तक सस्ता हो सकता है और डीजल की कीमत में 3-3.5 रुपये की कमी हो सकती है। और यकीनन इससे जो महंगाई की नई लहर बरपा है उसमें हम कंट्रोल देखेंगे। इसके अलावा एक बुरी खबर ये भी है कि एहलियान कराची वालों पर बिजली के 2 बम गिरा दिए हैं और नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एहलियान कराची वालों के लिए कि अब उनकी बिजली महंगी होगी और मजबूरी तौर पर 4 रुपये 12 पैसे महंगा कर दिया एक यूनिट। पहले 1 रुपये 25 पैसे महंगा किया, फिर एक हफ्ते के दौरान ही 2 रुपये 87 पैसे यूनिट महंगा कर दिया। मजमूई तौर पे 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया है। नेपरा को दरख्वास्त की थी कि इलेक्ट्रिक ने और कि आप इस कीमतों में इजाफा करें सहमाही एडजस्टमेंट की मद में, तो नेपरा ने उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया और कराची वालों पर बिजली के बम गिरा दिए हैं। अब बिजली जब महंगी होगी तो ऑब्वियसली इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि डोमेस्टिक लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे प्राइसेस जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। सार्फिन को तो खैर है ही मुश्किलात, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इसके मनफी असरात मुरतब होते हैं, फिर कमर्शियल सेक्टर पे इसके मनफी असरात आएंगे। महंगाई जो कंट्रोल होने जा रही है पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी की वजह से वो फिर दोबारा बढ़ जाएगी। गैस मुस्तकिल बढ़ रही है हमारे मुल्क में, LPG की कीमत में भी इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया और ये तारीख में इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी गैस पाकिस्तान में हो। साल 2023 में ये रिकॉर्ड कायम हुआ था और साल 2024 में ये रिकॉर्ड अपना जो साबका रिकॉर्ड है वो तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बन गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मुल्क भर में सोना सस्ता हो गया है। मुकामी मार्केट में फ़ी तोला सोने की कीमत में 1800 रुपये की बड़ी कमी हो गई है। फ़ी तोला सोना कमी के बाद 2,18,200 रुपये का हो गया है। और अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो $15 कमी से फ़ी औंस सोने का दाम $2,067 हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना महंगा हो रहा था क्योंकि फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन जो जंग चल रही है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया गोल्ड प्राइसेस पर, लेकिन अब आइंदा दिनों में
गोल्ड की कीमतों में हम मजीद कमी देखेंगे और डॉलर भी सस्ता हो रहा है हमारी इंटरबैंक यूरोपियन मार्केट में, तो उसका भी एक इम्पैक्ट हम देखेंगे कि गोल्ड प्राइसेस बड़ी तेज़ी से नीचे आएंगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान ने एक बड़ा एजाज़ अपने नाम कर लिया है। अशफाक तोला जो साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू रहे, साबिक सरबरा आई कैप रहे, उनको एक बहुत बड़ा एजाज़ मिल गया है और अशफाक तोला साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स के नायब सदर मुंतखब हो गए हैं। अशफाक तोला आई कैप के सदर भी रह चुके हैं, साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू भी रह चुके हैं, मुआशी तज्ज़ियाकार भी हैं और उनको यह एजाज़ हासिल हो गया है। और साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल हैं। उसमें इनकी ये पोजीशन हासिल करना वाकई में एक बहुत बड़ा एजाज़ है। इसके अलावा मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा कि हम लोग फर्टिलाइज़र सेक्टर को आज डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइज़र सेक्टर की मनमानियाँ उरूज पर हैं, किसान इंतहाई परेशान हैं, यूरिया की किल्लत हो गई है और हम यूरिया इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूरिया की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गई हैं। इसके अलावा हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे ऑटो सेक्टर को। क्या ऑटो सेक्टर साल 2023 में ज़बूवाली की जानिब गमज़दा रिकॉर्ड -55% पे चला गया था। ऑटो सेक्टर की इन्वेंट्रीज डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से ऑटो कंपनियों ने अपने प्लांट्स शटडाउन किए टेम्परेरी तौर पर और हमने ये सिलसिला पहली दफ़ा देखा था। साल 2022 में इसका आगाज़ हो गया था, साल 2023 में सिलसिला जारी रहा और साल 2024 में भी ये तवक्कुआत हैं कि मुख्तलिफ ऑटो कंपनीज अपना प्लांट शटडाउन करेंगी आर्जी तौर पर। और वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि इन्वेंट्री डिस्टर्ब हो रही है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यानी खाम माल जो इंपोर्ट किया जाता है बाहर से गाड़ियों को असेंबल करने के लिए, वो इंतहाई महंगा हो गया है। उसके अलावा डॉलर और रुपये की जो पैरिटी है वो डिस्टर्ब है। तो इस वजह से जो ऑटो कंपनियां हैं वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर पा रही है और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने उनको जो नई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि वो अब एक्सपोर्ट करेंगी, तो एक्सपोर्ट के हवाले से भी उनकी कारकर्दगी इंतहाई मुतासर रही है और आइंदा आने वाले दिनों में रह सकती है। तो ये तमाम पॉइंट्स को आज हम ऑटो सेक्टर के डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साल 2024 में मुआशी अहदाफ क्या हम हासिल कर पाएंगे, एक्सपोर्ट के, तरसीलात के, ज़र मुबादला ज़खायर हम बेहतर कर पाएंगे, कर्ज़ों की शरह में कमी हो पाएगी, शरह सूद कम हो पाएगा, क्या हम महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे, क्या हम आम आदमी को रिलीफ दे पाएंगे। साल 2024 का आगाज़ हो गया है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, लेकिन अगर ये सियासी हलचल, ये सियासी बेयकीनी की जो एक फ़िज़ा है उसको हम काबू नहीं कर सके तो फिर क्या हम अपने मौशी अहदाफ हासिल कर पाएंगे? क्योंकि मईशत का ताल्लुक सियासत से है और अगर सियासी हलचल रहेगी तो मौशी मसाइल जो पहले इतने खड़े हुए रियासत के सामने यकजा होकर उनको कम करना या उन पर काबू पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी भी मसाइल को हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल हम फर्टिलाइज़र, किसान के मसाइल, ऑटो सेक्टर के मसाइल और मौशी अहदाफ, इकनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से तफसीली बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मशहूद अली खान, ऑटो एक्सपर्ट हैं और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताएं कि साल 2023 ऑटो सेक्टर के लिए रिकॉर्ड खसारे का साल रहा। ऑटो सेक्टर में जितनी हमने डाउनफॉल देखा वो इससे पहले शायद कभी ना था, क्या ये बात दुरुस्त है? बेशक, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। आप ये देखिए कि ये इंडस्ट्री 2023 में जिस मसाइल का शिकार रही, उसमें एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 365 डेज़ थे हमारे पास 2023 में, जिसमें 10 आपके गैजेटेड हॉलीडे थे, 53 संडेज़ थे, 52 आपके सैटरडेज़ थे। ये अगर टोटल मिलाएं तो आपके पास 250 डेज़ बचते थे वर्किंग डेज़। उसमें जो स्मॉल इंटरप्राइजेस का अगर हम लेते हैं इंफॉर्मेशन, तो हमें पता चलता है कि 120 दिन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बंद रही है। यानी कि 250 डेज़ में से 120 डेज़ ये इंडस्ट्री बंद रही है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। तो आप सोचें कि 4-4.5 महीने बचे, 134 डेज़ लेंगे आप, तो 4.5 मंथ ये इंडस्ट्री अगर सिर्फ काम किया है तो कैसे सर्वाइव करेगी। इसीलिए मैंने बारहा ये बात बोली कि इसमें स्मॉल इंटरप्राइजेस कई कंपनीज बंद हो चुकी हैं और वो आज जनवरी में कुछ ऐसी हैं जो बंद होने वाली हैं, क्योंकि 4.5 महीने अगर साल में सिर्फ आप काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकेगी। अच्छा ये बताएं मशहूद साहब, गाड़ी पहले मिल जाती थी सेकेंड हैंड 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, लोअर मिडिल क्लास भी अपने आप को मार के जो है वो गाड़ी ले लिया करता था। अब वही गाड़ी हम देखते हैं कि 10 लाख 12 लाख की हो गई है और आइंदा आने वाले दिनों में हमने तो सुना है कि मज़ीद गाड़ियाँ महंगी होने वाली है। तो ये जो मामला है, क्या ये आगे जाके आप समझते हैं कि थम जाएगा, गाड़ियों की कीमतों में कमी आएगी, कुछ इन्वेंट्रीज बेहतर हो जाएं ताकि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सेकेंड हैंड कार्स पे भी आए? देखें, एक तो पहला ये है कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान में तारीख़ में इन्फ्लेशन रेट अपने रिकॉर्ड
कायम करने में कामयाब हुआ। जी 29 से 31% का इन्फ्लेशन अगर जिस मुल्क में हो, उसमें कोई भी चीज़ आपकी सस्ती नहीं हो सकती। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा एक मिडिल क्लास के लिए कि वो अपनी गाड़ी का जो ख्वाब है वो पूरा कर सके। जब कुव्वत खरीदी नहीं होगी, कुव्वत गाड़ियाँ खरीदी बिकेंगी ही नहीं, तो फिर भी कीमतें उसी सतह पे रहेंगी या कम होना शुरू हो जाएंगी? देखिए कीमतें जो अगर आप सिंसिरिटी के साथ अगर पूछते हैं तो कीमतें एक ही वजूहात से कम हो सकती हैं, और वो है आपका लोकलाइजेशन। आप कितने सिंसियर हैं इस मुल्क के साथ कि आप अपनी लोकलाइजेशन को बढ़ा पाएँ। जब आप लोकलाइजेशन को ऐड ऑन करेंगे तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि प्राइसेस कम हो। अदरवाइज इस वक्त जो सिनेरियो है इनमें प्राइसेस का कम होना ज़रा मुश्किल सवाल है। अब लोकलाइजेशन को तो इनपुट करने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने अपना काम नहीं किया वक्त पे, अगर वो कर लेते तो आज लोकलाइजेशन बेहतर हो जाती। अब लोकलाइजेशन के अलावा कोई शॉर्ट रास्ता बता दें जिससे ऑटो सेक्टर थोड़ा सा बेहतर हो सके, रिलीफ मिल सके हर शख्स को कि वो गाड़ियों की परचेजिंग कर सके, सेलिंग कर सके। देखिए लाइफ में शॉर्टकट तो कोई है ही नहीं। जो मतलब शॉर्ट टर्म्स जो चीज़ है, देखिए एक तो हम जब नया साल में इंटर होते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी या नेशनल कंपनीज भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक विजन देती हैं। इस साल का एक स्लोगन होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, OEMs और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर तीनों मिलके एक स्लोगन दे कि 2024 द ईयर इज लोकलाइजेशन ईयर। हो सकते हैं एक पेज पे ये जमा। आपको होना पड़ेगा ना। देखें ना, आपने अगर 2023 में जो चीज़ों को चैलेंजेस को फेस किया उससे अगर आपने लर्निंग नहीं की तो फिर तो आप इस साल में भी इसी तरह ये साल भी इसी तरह खत्म हो जाएगा। लोकलाइजेशन में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? देखिए रुकलाइजेशन में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो एक आपकी पॉलिसीज़ होती है कि आप पॉलिसीज़ देते हैं। पॉलिसीज तो नहीं है हमारे मुल्क। तो आपको बनानी तो पड़ेंगी ना। OEMs की विलिंगनेस होती है, लोकल इंटरप्रेन्योर्स की टेक्नोलॉजी एक्वायर करने की एक सस्टेनेबिलिटी होती है, उसको फोकस होता है कि मैं टेक्नोलॉजी न्यू एक्वायर करूँ। देन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी जिसमें एडवांटेज मिलता है कि लोकल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें। पिछले 1.5-2 साल में हमने देखा कि इन्वेस्टर लोकल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि आपकी पॉलिसीज़ में चाहे वो इकोनॉमी हो या पॉलिटिकल हो अनस्टेबिलिटी बढ़ी रही है। यानी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की पॉलिसीज़ ना होने की रुकावट है। फिर ऑटो कंपनियां जो पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं, असेंबल कर रही हैं, और ये एक इनकी जो विलिंग नहीं है, ये एक रुकावट है आप समझते हैं? देखिए ना, आपने हर एक OEM ने अपने 4 से 5 मॉडल किए जी, ठीक है ना। सारे मॉडल टू मॉडल अगर आप डिस्कस करेंगे तो लोकलाइजेशन लेवल कम मिलेगा। आप कोई एक फोकस करें हर एक OEM कि एक मॉडल को तो हमने मैक्सिमम लोकलाइजेशन पे लेके जाना है, तो फिर आपकी वो एक चाहत होगी कि यार करना है। जब आपके पास रिजर्व नहीं थे, आपके पास चैलेंजेस रहे हैं LC को खोलने के लिए, आपके पास इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, आपके पास लीजिंग रेट बढ़ा हुआ है, तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या चीज़ है जो आप कर सकते हैं? तो वो एक ही नुक्ता है जिसमें सब लोगों को यकजा होना है कि यार हम 5 में एक मॉडल को तो 100% लोकलाइजेशन पर फोकस करेंगे। क्या लोकलाइजेशन है? इसमें टेक्नोलॉजी चाहिए तो किसको चाहिए टेक्नोलॉजी? हम प्रोवाइड करते हैं, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। ये फोकस आपको ज़रूरी है। अब लोकलाइजेशन को बढ़ाने के लिए या उसको डिज़ाइन करने के लिए इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड हमने देखा है कि पहली दफ़ा उबूरी हुकूमत में मुतहरिक हुआ है और एक्सपोर्ट के हवाले से बड़ा जोर दिया है। तो ऑटो कंपनियां, जो बाहर की ऑटो कंपनियां हैं जो यहाँ पर अपने प्लांट लगाई हुई हैं और वो यहाँ पे असेंबल करती हैं गाड़ियाँ, तो उनके ऊपर आप समझते हैं कि अब दबाव आया है और वो लोकलाइजेशन या मेड इन पाकिस्तान के फार्मूले पे काम करेंगी या फिर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगी? देखें एक तो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो रोल प्ले कर रहा है ना, वो पास्ट पे तो क्या था वो नहीं बात कर रहे हैं, मगर अभी 1.5 साल में अगर आप देखें तो एक उन्होंने सिर्फ एक नुक्ता पकड़ा है जी, जिस पे वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप 2026 की जो पॉलिसी है उसमें OEM ने एक्सपोर्ट करना है 2%। एक नुक्ता है जी। इस पे अगर आप फोकस रखते हैं और इस पे आप निगोशिएट करेंगे OEM के साथ, देखें तो पहले फेज में आप CBO लॉन्च नहीं कर सकते कि एक्सपोर्ट करें, मगर आप पार्ट्स तो कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स जो पार्ट्स बना रहे हैं वो इस क्वालिटी के हैं कि आप खरीद रहे हैं। जब आप खरीद सकते हैं तो आप ग्लोबल मार्केट में उनको इंट्रोड्यूस कराएं। बिल्कुल। तो जो स्कोप हो सकता है वो ये हो सकता है कि यार ये पार्ट्स मैन्युफैक्चरर को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाएं, और सप्लाई चेन का वो भी जो उनकी आफ्टर मार्केट है। हम ये नहीं कहते कि आप उनको डायरेक्ट OEM की लाइंस पर जाएं, जैसे यहाँ पे OEM की लाइन पे प्रोडक्शन में सप्लाई की जाती है, हम वो नहीं कह रहे, मगर एटलीस्ट उनकी जो आफ्टर मार्केट होती है वो भी बहुत बड़ी होती है, जो स्पेयर मार्केट होती है जब डीलर्स के पास जाती है। और कोई यानी ऑटो कंपनियां जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं असेंबलिंग कर रही हैं, बाहर से पुर्जा मंगवाते हैं, डॉलर
हमें देने पड़ते हैं। उसके बाद फिर जब उनको प्रॉफिट होता है तो हुकूमत को डॉलर देने पड़ते हैं, तो उन्होंने 2% एक्सपोर्ट भी नहीं किया। देखिए, वो इस वक्त जो सिनेरियो रहा है, इसमें एक्सपोर्ट उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। नहीं, 2% एक्सपोर्ट पार्ट्स नहीं कर सकी ना ऑटो कंपनी, नहीं, उनकी पॉलिसी के ऊपर अमल नहीं कर डेफिनेट सके। अभी तक तो नजर अभी नहीं तक तो आया। नहीं कर सके, यानी सिर्फ 2% एक्सपोर्ट ऑटो कंपनियां नहीं कर सकी, यानी मेड इन पाकिस्तान के जो ऑटो पार्ट्स हैं वो ऑटो कंपनियां एक्सपोर्ट नहीं कर सकी। ऑटो पॉलिसी जो हुकूमत ने बनाई उस पर अमल नहीं कर सकी। इसी हवाले से प्रोग्राम में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं HM शहजाद, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑटो मोटर डीलर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया HM शहजाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ऑटो कंपनी जो पाकिस्तान में इस वक्त असेंबल कर रही हैं गाड़ियां, वो 2% एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकेंगी ऑटो पॉलिसी के तहत। क्या साल 2024 में टारगेट अचीव कर पाएंगी? देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो बड़ी गमगीर है। देखें, जब हम अपने पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे तो एक्सपोर्ट का तो यहाँ सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि चीज़ें इंपोर्ट कर कर एक तरीके से री एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारे वेंडर के पास वो सलाहियत तो है नहीं कि वो हमारी मेड इन पाकिस्तान तमाम चीज़ें बने। तो इस वक्त तो सूरत हाल जो मुझे नज़र आ रही है वो 2024 में, अगर आप ये कह देंगे कि वेंडर के गंभीर। पास सलाहियत नहीं है तो आप तो फिर मोरल डाउन कर देंगे ना। आप ये कहें कि सलाहियत है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो हम नहीं कर सकते? हमें पोटेंशियल तो है, जब सारी टेक्नोलॉजी हम इनको बना के दे रहे हैं लोकलाइजेशन करके, यही ऑटो मैन्युफैक्चरर्स वाले इन कंपनीज को, तो हम एक्सपोर्ट भी तो कर सकते हैं ना शहजाद साहब। बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है, हमारे पास लोकलाइजेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी और जो ट्रांसफ़र होनी थी वो नहीं हुई। इस वजह से तो ये सारा जो मामला है वो सारा जो है वो हम किस दाने पे खड़े हैं। आज सुजुकी को 40 साल हो गए, टोयोटा होंडा को जो है वो 35-35, 36-36 साल हो गए। आज भी हम असेंबलर्स हैं, हम CKD, SKD असेंबली इंपोर्ट करने के मोहताज हैं। देखें, मेरी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इनको ये तमाम चीज़ें देखें। अल्लाह ने एक मौका दिया है, अपने आप को ये दुरुस्त करें और लोकलाइजेशन की तरफ जाएं, ताकि हम मुल्क को बाहर से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करके हम डॉलर मंगा के दें। लेकिन ये देखें, बहुत देर हो चुकी है। हम अभी पेट्रोल और डीजल के ऊपर लड़ रहे हैं। दुनिया जो है हाइब्रिड के बाद इलेक्ट्रिकल कार के ऊपर चली गई है। ये तमाम सवालिया निशान है। हमारे मुल्क में भी इलेक्ट्रिक बाइक्स आने वाली हैं, 35 कंपनियों ने लाइसेंस हासिल कर लिया है। अनकरीब आप खुशखबरी देखेंगे। सर, मैं बाइक की बात नहीं कर रहा, मैं शुरुआत तो बाइक से ही होगी ना, फिर हम इलेक्ट्रिक कार्स में जाएंगे। सर, क्यों होगी बाइक से बात, क्यों होगी? क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हैं, हमारे पास पॉलिसी नहीं है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने वो फ्रेम नहीं बनाया ऑब्वियसली, तो हम तो इनिशियल स्टेज से शुरू करेंगे ऑब्वियसली। देखें, जहां पर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड इस चीज का जिम्मेदार है, वहां ये लोकल असेंबलर्स भी इस बात के जिम्मेदार हैं कि इन्होंने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ट्रांसफर की। आपकी नॉलेज में मैं ये बात डाल दूं, ये कई प्रोग्रामों में कह चुका हूं। 1981-82 में जब सुजुकी से पाक सुजुकी डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर ये वेरी क्लियरली लिखा था कि 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होगी और हम लोकलाइजेशन करेंगे। तो इन बातों को कौन देखेगा? सही। मशहूद साहब ये बताएं कि लोकल असेंबलर जिम्मेदार हैं? मशहूद अली खान 100% जिम्मेदार है जी। मशहूद अली खान, मेरा सवाल आपसे है कि क्या लोकल असेंबलर्स कसूरवार हैं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं किया और मेड इन पाकिस्तान या एक्सपोर्ट के वाले से कोई काम नहीं किया? लोकल असेंबलर्स को आप कसूरवार समझते हैं? देखें, टेक्नोलॉजी तो यकीनन हमारी ट्रांसफ़र होनी चाहिए थी और उसमें हर्डल्स रहीं। हमने जो पहली पॉलिसी बनाई थी उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एक सेगमेंट मौजूद था, उसमें गवर्नमेंट और OEMs की तरफ से उस तरह से काम नहीं हो पाया जिस तरह से करना चाहिए था। देखिए, कोई भी पॉलिसी जब है उसकी इम्प्लीमेंटेशंस का जो की रोल है ना वो गवर्नमेंट है। यानी कसूरवार हैं लोकल असेंबलर्स ऑफ कोर्स कि आपकी लोकलाइजेशन क्यों नहीं आज हम बढ़ा पाए, हम टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर क्यों नहीं कर पाए। लोकल असेंबलर्स कसूरवार है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड भी कसूरवार है। HM शहजाद, मुझे ये बताएं, साल 2023 तो इंतहाई वर्स्ट रहा, रिकॉर्ड खसारे का रहा। ऑटो सेक्टर जबू हाली की जानिब गामजन रहा। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के अगर मैं नंबर उठाऊं तो ऑटो सेक्टर -55% रहा। तो साल 2024 में तवक्कुआत हैं कि कुछ बेहतरी आ जाएगी, इन्वेंट्रीज कंपनी से कुछ बेहतर हो जाएंगी, गाड़ियों की कीमतों में कमी हो जाएगी? देखें, इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है वो दो चीज़ों का है। एक तो कुव्वत खरीद में गाड़ी नहीं है,
दूसरा बैंक जो है वो भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा, बल्कि एक लिमिट कर दी 30 लाख की। अब आप देखें ना, 30 लाख की तो सुजुकी अल्टो 30 लाख की है, लेकिन उससे ऊपर कोई जाना चाहे तो बैंक फाइनेंस नहीं कर रहा। अच्छा देखें, बैंक फाइनेंस तो एक अलग मसला है। इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ऑटो वो फाइनेंसिंग भी यही तो है। बिल्कुल जीरो पर आ गई है। 22% पे इस जी, वक्त इंटरेस्ट रेट है, 23-24% पे काइबोर अगर एड ऑन कर लेंगे तो कौन करेगा ऑटो फाइनेंसिंग? नहीं देखें, बात बात समझने की ये है कि ये सब कुछ होने के बावजूद अगर लोकल असेंबलर और वेंडर, अल्लाह करे इनको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि भाई अपने आप को ठीक कर लें, जो गलतियां उसको दुरुस्त कर लें और हम आस्ता आस्ता लोकलाइजेशन की तरफ जाएं। नहीं तो हम दुनिया दुनिया में एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, हम अपने मुल्क में लोगों को गाड़ी नहीं दे सकते। और मुझे 2024, 2025, 2026 और बुरा नजर आ रहा है, इसलिए लोगों की परचेज नहीं हो पा रही, और बुरा कुवत होगा, खरीद नहीं है ऑटो लोगों। सेक्टर और डिक्लाइन की तरफ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है? मसूद अली खान, आपको कैसा लगता है? क्या देखिए 2024 2025 ऑटो सेक्टर के लिए कुछ बेहतर होगा या और ज़्यादा वर्स्ट होगा? देखें 2024 में अगर हम इंडस्ट्री को देखते हैं तो इंडस्ट्री के सेगमेंट्स हैं, कार इंडस्ट्रीज़ है, ट्रक एंड बसेस है, मोटरसाइकिल एंड ट्रैक्टर है। तो कार इंडस्ट्री, ट्रक एंड बसेस इंडस्ट्री ये मुश्किलात में नज़र आ रही हैं कि इस साल में वो चैलेंजेस फेस करेंगी। मगर दो सेक्टर जो इस इंडस्ट्रीज़ के हैं जिसमें ट्रैक्टर है और मोटरसाइकिल है, हम ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसी जिस पे बड़ा एग्रेसिवली काम कर रही है गवर्नमेंट, तो उसकी वजह से हम ये समझते हैं कि ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज़ और मोटरसाइकिल इंडस्ट्रीज़ की पोजीशन मुस्तहकम भी होगी और बेहतर की तरफ जाएगी। अच्छा, आखिर में मैं आप दोनों हजरात से एक सवाल करूंगा। एचएम शहजाद, पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्या मेड इन पाकिस्तान गाड़ी कभी बनेगी पाकिस्तान में? क्या साल 2024 में इसकी इब्तिदा हो सकती है या नहीं हो सकती? देखें, मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रही है और हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि मेड इन पाकिस्तान गाड़ी हो। अगर हम तैयार कर लें, हिम्मत कर लें, लोकल असेंबलर, वेंडर, गवर्नमेंट, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर हम जा गवर्नमेंट सकते हैं। तैयार कर लेगी तो फिर लोकल असेंबली भी तैयार कर लेगा। गवर्नमेंट तैयार है? आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो मेरा तैयार ख्याल हो है गए कि हैं? तैयार है। देखें, गवर्नमेंट तैयार है। गवर्नमेंट ने कई मरतबा, मैं पिछली हुकूमतों की बात भी करता हूँ, जी। लेकिन हमारी बदनसीबी रही कि 2013-14 में हमने डिलीशन प्रोग्राम खत्म कर दिया। अगर वो नहीं खत्म करते तो आज मेरा ख्याल था कि हम कुछ ना कुछ तो उस तरफ जा चुके होते। लेकिन चले जी, पट्टी पाओ, जो हो गया सो हो गया। आज भी अगर हम तैयार कर लें और हिम्मत कर लें तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। हम पाकिस्तान को मेड इन पाकिस्तान गाड़ी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते। दे सकते हैं बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट चाहे। मसूद अली खान, आप बताएं, मेड इन पाकिस्तान फार्मूले पर हम अमल कर पाएंगे साल 2024 में? क्या इसकी इब्तिदा हो सकती है? ये ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि इस साल पे मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो लोकल इन्वेस्टर्स इस तरफ इनिशिएटिव ले सके कि लोकल गाड़ी अपनी मेड इन पाकिस्तान बना सके या अपना ब्रांड बना सके। देखिए, ब्रांड बनाने में ना बड़ी जद्दोजहद है और बड़ी मुश्किलात हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी कितनी सपोर्टिव है इस ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ के ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज से इससे वाबस्ता है, वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार। जहाँ मैंने कहा कि एक साल में आप 4.5 महीने काम कर रहे हों, वो इंडस्ट्रीज़ में आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, वो भी मेड इन पाकिस्तान के लोकल मॉडल, तो मुझे ऑनेस्टली ग्राउंड रियलिटी ऐसी नज़र नहीं आ रही कि 2024 में ऐसा कुछ होगा। आप सिर्फ इस इंडस्ट्रीज़ के लोगों को बचाएं जो इस वक्त इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। आप पॉलिसी एक अनाउंस करें कि 2024 लोकलाइजेशन ईयर होगा, ये स्लोगन दें और इस स्लोगन पे आप अपना फोकस करें और सब मिलके इसकी तरफ आगे बढ़ें, यही आपकी सक्सेस होगी। बहुत शुक्रिया एचएम शहजाद, आपने अपना मैं कीमती वक्त दिया। ये बहुत कहना शुक्रिया चाहता मसूद अली खान, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए हुकूमत को मैदान में आना होगा। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर हमेशा से सवालिया निशान रहा है और हमने साल 2023 में भी देखा कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की कोई कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन एक पॉइंट पर उन्होंने थोड़ी सी जद्दोजहद की, मुतहरिक हुए, जसारत की। वो ये था कि 2% एक्सपोर्ट अगर लोकल असेंबलर्स करें तो ये पॉलिसीज़ को वो मैच करती हैं, उनकी जो डायरेक्शन है। लेकिन उसके अलावा एक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का काम होता है कि एक फ्रेमवर्क बनाए मेड इन पाकिस्तान का, लोकलाइजेशन का, वो नहीं बना पाए। उसके अलावा जो लोकल असेंबलर्स हैं, अगर वो चाहें
तो यकीनन ऑटो सेक्टर को वो बचा सकते हैं। लोकलाइजेशन को अगर वो प्रमोट करें, एक्सपोर्ट करें और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अगर फ्रूटफुल रहें ऑटो सेक्टर के लिए, तो यकीनन साल 2024 में हम नंबर जो हैं वो ऑटो सेक्टर के वो बेहतर दिखेंगे। लेकिन बहरहाल लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल में ऑटो सेक्टर -55% पर रिकॉर्ड किया गया 2023 में। आइंदा आने वाले साल भी कुछ इतने अच्छे नहीं हैं और जितने भी हमारे ऑटो एक्सपर्ट हैं उन लोगों ने तो यही इशारा दे दिया है कि अगर हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ बेहतर नहीं करेगी तो ऑटो सेक्टर को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। यूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और तारीख की बुलंद तरीन सतह पे यूरिया की कीमतें पहुंच गई हैं। किसान इंतहाई परेशान है। हर सेक्टर ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे आप टैक्स लगाएं, एग्रीकल्चर सेक्टर टैक्स क्यों नहीं देता। दूसरी जानिब किसान कह रहे हैं कि यूरिया की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है, काश्तकारी कैसे करें, फिर यूरिया की स्मगलिंग के मसाइल, फिर यूरिया की इम्पोर्ट की वजह से लोकल डिमांड भी पूरी नहीं होगी। तो ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं खालिद खोकर, प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यूरिया की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पे क्यों पहुंच गई? क्या फर्टिलाइजर कंपनीज की मनमानियां उरूज पर हैं या आप लोग बेबस हो गए हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहली चीज तो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि सप्लाई एंड डिमांड का इशू है। जी, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। हमारे पास जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो वो बता रहे हैं कि जी हमारी जो इस वक्त जो कंजम्पशन है वो 6.5 बिलियन टन है, लेकिन हालांकि उससे कहीं ज्यादा ये 7 बिलियन से ऊपर चली जा चुकी है। यदि हमारी प्रोडक्शन कम है, हम हर साल तकरीबन 5 से 6 लाख टन जो है ना वो कम है जो हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है। इस सब हमने क्योंकि इम्पोर्ट बहुत लेट की। दूसरा ये हुआ कि जनवरी में 2 प्लांट बंद हो गए थे पिछले 2023 में जी। उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आया। फिर पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां यूरिया के इस वक्त भी तकरीबन कोई जो ऑफिशियल रेट है वो 4 रेट हैं, लेकिन काश्तकार को वो चारों रेटों में किसी रेट पे नहीं मिलती, वो ब्लैक में खरीद करता है। तकरीबन 1000 से 1200 रुपए पर बैग वो ब्लैक में परचेज कर रहा है इस वक्त भी, और ये ऑल टाइम हाई है। जी ऑल टाइम हाई है, पूरा साल ये हाई रहा है जी। और जो हमने कैलकुलेशन की है कि हमने इस साल में तकरीबन यूरिया की मद में जो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है कंट्रोल रेट से ज्यादा जो हमने दिया है पैसा, वो 120 अरब रुपए बनता है जी। जो काश्तकार, एक तरफ बात की जाती है जिस तरह आपने बात की कि काश्तकार टैक्स नहीं देता जी। काश्तकार के पास तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। काश्तकार ज़राअत को पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं किया जाता, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान की तरजीहात में हुकूमती किसी भी हुकूमत की तरजीहात में नहीं रही एग्रीकल्चर। नहीं खालिद साहब ये तो ना कहें कि हुकूमत की तरजीहात में ज़राई शोबा नहीं रहा। आप ये देखें ग्रीन पाकिस्तान उबरी हुकूमत ने एक प्लान किया, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर को तो हमेशा तक़वियत दी है, बल्कि सारे पार्लियामेंटेरियन जो पाकिस्तान में हैं जो हुकूमत करते हैं उन सबका ताल्लुक एग्रीकल्चर सेक्टर से। अगर आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की तरजीहात में एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है तो मैं आपकी इस बात को शायद तस्लीम ना कर पाऊँ। देखें जी, आप पार्लियामेंटेरियन की बात करते हैं, आप ये मुझे बताया कि 365 दिन में कितने दिन वहाँ पे ज़राअत पे बात होती है? कोई बात नहीं होती ज़राअत के ऊपर। तो ज़राअत पे अगर वो बात करेंगी तो फिर टैक्स की भी बात आएगी, तो इसलिए तो वो लोग बात नहीं करते। देखा जी, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ज़राई शोबे पे कोई टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स आपको पता कि नहीं है? हम एक चीज चाहते हैं कि हमारे कारोबार को बाइज्जत और मुनाफा बख्श कारोबार बनाया जाए। फर्टिलाइजर कंपनीज आप लोगों को परेशान क्यों कर रही है? ये खाद की कीमतों पर एकदम से सट्टेबाजी क्यों शुरू हो गई? जखीरा अंदोज माफिया क्यों एकदम से मुतारिक हो गई? कुछ दिन पहले यानी कुछ माह पहले फर्टिलाइजर सेक्टर्स पर तनकीद करना शुरू कर दी थी दीगर इंडस्ट्रियलिस्ट ने कि इनको सस्ती गैस दी जाती है, सब्सिडी वाली गैस दी जाती है। तो क्या इस वजह से फर्टिलाइजर सेक्टर अपने ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कर रहा है? आप ये बात समझते हैं कि ये बात में हकीकत है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर जो है वो सब्सिडाइज है, पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में हमारा इस वक्त जो रेट है, जो कंट्रोल रेट है, वो 3750 रुपए है यूरिया बैग का जी। इंडिया में, अगर इंडिया को ले लें, मैं लेकिन मिल रही है हमें 4,500 से 5,000 में। अगर इंडिया को आप ले लें, इंडिया में पाकिस्तानी रुपीज़ में 800 रुपए का यूरिया बैग है, पाकिस्तानी रुपीज़ में। आप खुद अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान और इंडिया में कितना फर्क है। वहाँ पे डीएपी पाकिस्तान रुपीज़ में 4,000 रुपए की, हमें 15,000 रुपए की मिल रही है। देखें इंडिया के पास पॉलिसी है ना, आप कह रहे हैं कि सब्सिडाइज है एग्रीकल्चर सेक्टर, तो हमारे मुल्क के अंदर हम अब मुतामिल तो नहीं है कि हम सब्सिडी दें, सब्सिडी दे दे के तो हमारा यह हाल हुआ है। लेकिन खालिद साहब ये मुझे बताएं, क्या फर्टिलाइजर कंपनीज आप लोगों को जानबूझकर परेशान कर रही हैं? क्या फर्टिलाइजर कंपनीज अपने ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन कर रही हैं? इस बात को आप तस्लीम करते हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ कि जब अगर आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है
वो आपकी टोटल कंजम्पशन से कम है। फिर उसमें जब अगर प्लांट बंद हो जाएगा गैस की वजह से तो प्रॉब्लम तो होगी। हुकूमत को चाहिए कि जितनी कमी हो उतनी इंपोर्ट करें। अगर बर वक्त इंपोर्ट नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी जब सप्लाई एंड डिमांड में इशू बनेगा। एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद भी अगर हम यूरिया इंपोर्ट करेंगे तो ये हम पे सवालिया निशान नहीं है? कोई सवालिया निशान नहीं है। जो हमें चीज चाहिए हम बाहर से इंपोर्ट करें, इसमें सवालिया निशान वाली कौन सी बात है? हम अपनी जरूरत तो पूरी करनी है हमने। अगर हमारे पास गैस की कमी है, हमारे पास गैस कम है तो हम इंपोर्ट करके पूरा कर सकते हैं, वैसे तो पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, हमें चाहिए कि सब्सिडी मिल रही है फर्टिलाइजर सेक्टर को, सब्सिडाइज गैस मिल रही है फर्टिलाइजर सेक्टर को, फर्टिलाइजर सेक्टर पे सब्सिडाइज गैस मिल रही है, सस्ती गैस मिल रही है। अब फर्टिलाइजर सेक्टर को जब सस्ती गैस मिल रही है तो यूरिया की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है? मेरा तो आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरी सुने, अगर सब्सिडाइज रेट पे मिल रही है तो हमारे जो रेट है वो इंटरनेशनल रेट से हमारा बहुत कम रेट है यूरिया का पाकिस्तान में। अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो आपको 7800 में आके पाकिस्तान में पड़ती है, जबकि हमारी 3500, 3700, 3750, 3750 जो 3-4 रेट है वो ये रेट है जी। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त दुनिया भर के मुकाबले में पाकिस्तान में यूरिया की कीमत कम है, लेकिन फिर भी आप लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं, महंगी खरीद रहे हैं। बिल्कुल ब्लैक में खरीद कर रहे हैं, वो तो मिडल मैन दरमियान में कमा रहा है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का इशू है। अगर सप्लाई पूरी कर दी जाए तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होगा। होना ये चाहिए कि जब हमारी गंदम की फसल काश्त शुरू हो तो उस वक्त हमारे पास बफर स्टॉक कम से कम 5 लाख टन होनी चाहिए, जो कि इस दफा हमारी जीरो थी। ये सबसे बड़ा मसला है हमारे लिए। यूरिया की स्मगलिंग हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में? बिल्कुल स्मगलिंग भी होती है, होल्डिंग भी होती है, जो नहीं होनी चाहिए। स्मगलिंग कौन कौन सा ममालिक हो रही है और स्मगलिंग से कितना नुकसान हो रहा है? क्योंकि हमने देखा था माजी में कि हमारी सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी, अब ये बिल्कुल उल्टा हो गया है। तो ये बाय सोर्स ऑफ स्मगलिंग है, बाय सोर्स ऑफ होल्डिंग है? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, मैं काश्तकार हूं, प्रैक्टिकल फार्मर हूं जी। हमारा क्रॉप पैटर्न चेंज हो गया है जी। हम पहले साल में 1 एकड़ पे मैक्सिमम हम 3 से 4 बैग इस्तेमाल करते थे। अब हम तकरीबन, हमारा क्रॉप पैटर्न चेंज होने से हम 8 से 10 बैग पर एकड़ साल का इस्तेमाल करते हैं। मिनिमम मैं आपको 8 से 10 बैग हम इस्तेमाल करते हैं इस वक्त। 2 से 3 क्रॉप लेते हैं। हमारी कंजम्पशन बढ़ चुकी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि उसी हिसाब से अपने फिगर दे कि इतनी हमें जरूरत होगी, ताकि उस हिसाब से मैनेज किया जाए। यूरिया की जो स्मगलिंग इस वक्त जारी है तो वो कौन कौन सा ममालिक जारी है? आप लोगों ने इस हवाले से कोई रिपोर्ट दी मुताल्लिका इदारों को कि इसको रोकें, इसके ये इम्पैक्ट्स आ रहे हैं? देखिए 2 महीने से काफी हद तक स्टॉप हो गए, 2 महीने से काफी हद तक रुकी है। आपने एक बात की मुकम्मल तो रुक गई। मैं मुकम्मल नहीं कर सकता। देखिए मैं काश्तकार हूँ, फार्मर हूँ, मैं अपने घर बैठा हूँ या अपने खेत पे हूँ, मुझे मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन उसका इम्पैक्ट तो आपको आ रहा है ना, उसका एक मंफी नेगेटिव इम्पैक्ट तो आ रहा है ना, मंफी असर तो मुरतब हो रहे हैं। देखिए ना, नेगेटिव इम्पैक्ट आज आप जो बैठ के अपने मसाइल मुझे बता रहे हैं, टीवी पे बता रहे हैं, तो उसकी वजह तो यही है ना। देखिए जी, वो तो हमारा पहले दिन से शुरू है कि जिस पहले दिन हमारी फसल गंदम काश्त शुरू हुई तो हमारे पास जीरो स्टॉक था। हमारे पास बफर स्टॉक हमारे पास नहीं था, जो 5 लाख टन होना चाहिए था। अच्छा, आपने ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम की बात की, वो बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आर्मी चीफ को, जिन्होंने गैर रकबों को आबाद करना शुरू किया कि हमारी जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है। ये मैंने ग्रीन पाकिस्तान का लफ्ज इस वजह से इस्तेमाल किया था क्योंकि आपने एक जुमला कहा था कि हुकूमत की तरजीहात में एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है, तो मैंने आपको कहा कि हुकूमत ने ग्रीन पाकिस्तान दिया और हमारी SIFC इस हवाले से भी काम कर रही है। बड़ा अच्छा मंसूबा है ये। नहीं, SIFC का प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी, और SIFC के आने का मैं आपको फायदा भी एक बता दूं जी। बहुत बड़ा हमें फायदा हुआ चंद दिन पहले दो प्लांट बंद हो रहे थे गैस की वजह से। हमने लेटर लिखा, मैंने खुद अपना पाकिस्तान किसान संघ के प्लेटफॉर्म पे लेटर लिखा DG लिम्स को, और उन्होंने भेज दिया DG SIFC को, और चीफ साहब से उन्होंने रब्ता किया, जिस वजह से वो प्लांट बंद ना हुए। अगर वो प्लांट बंद हो जाते तो आज जो हमें 4500 की यूरिया मिल रही है, ये 6000 पे चली जाती। तो ये SIFC की और लिम्स की वजह से सारा कुछ हुआ। ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम आर्मी चीफ के इंटरेस्ट लेने की वजह से ये हुआ कि वो प्लांट बंद ना हुए। अब भी हम आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वक्त हमें हमारा कम से कम 10 से 15 साल यूरिया के ऊपर, ये पूरी फर्टिलाइजर के ऊपर, क्योंकि बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर बहुत जरूरी है, हमें पूरा 10 से 15 साल का प्लान करना चाहिए कि हमारी जरूरत कितनी है, हमें किस तरह पूरी करनी, कितनी हमने प्रोडक्शन करनी है और कितनी बाहर से इम्पोर्ट करनी है। इम्पोर्ट करने के बावजूद भी क्या हम अपनी लोकल डिमांड को पूरा कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल भी कर सकते हैं, अगर आप पूरी इंपोर्ट कर लें तो। अभी हमारे 2 बड़े जहाज यूरिया के हमने इंपोर्ट किए हैं, उसके बाद क्या हमारी डिमांड फुलफिल हो गई है? नहीं, उससे तो क्या फर्क पड़ा, वो 50,000 टन आई, उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि आज जो यूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, आप लोग जिन मसाइल में घिरे हुए हैं,
वो होल्डिंग और स्मगलिंग की वजह से है? आपने इस हवाले से खत मैं लिखे मुताल्लिका इदारों को? हमने लिखे हैं जी, होल्डिंग भी है, स्मगलिंग भी हुई है, और सबसे ज्यादा जो इशू बनता है वो सप्लाई एंड डिमांड का इशू है। जब हमारे प्लांट बंद होते हैं, और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां यूरिया के इस वक्त ऑफिशियल 4 रेट है, क्योंकि मुख्तलिफ प्लांट्स को गैस भी मुख्तलिफ रेट पे मिलती है। मैं तो हुकूमत से गुजारिश कर रहा हूँ, आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए हमारा ऑफिशियल रेट जो है, कंट्रोल रेट, एक रेट बनाया जाए, सप्लाई को पूरा किया जाए, डिमांड के मुताबिक भी किया जाए, और जब तक हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं करेंगे हमारी पैदावार नहीं बढ़ सकती। आखिर में ये बता दें खालिद साहब, आने वाले दिनों में यूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा देख रहे हैं या कमी देख रहे हैं? देखिए जी, अगर हमारी सप्लाई पूरी नहीं तो इजाफा होगा जी, बिल्कुल। अगर इस वक्त मैं डे टू डे फैसले हो रहे हैं जी, जहां 10 साल फैसले होना चाहिए, 15 साल, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, शॉर्ट टर्म पॉलिसी तो बनाने के इस वक्त हम लोग पोजीशन में नहीं है। आपको पता है कि IMF के प्लान में हमारे पास बड़े चैलेंजेस हैं, सप्लाई के इशूज तो रहेंगे, डिमांड के इशूज भी रहेंगे, ये सप्लाई चेन का जो साइकिल है डिस्टर्ब रहेगा, तो खत्म हो सकते हैं। ये होने में तो वक्त दरकार है, लेकिन अभी आप चंद माह में अच्छा करने वाली बात है, अच्छी बात है, हम लाइन वॉक कर लें, ये बड़ी खुशहाल बात है, इसलिए ग्रीन पाकिस्तान का हमने स्टेप उठाया है। लेकिन यूरिया की कीमतों में इजाफा देख रहे हैं आने वाले दिनों में मजीद? बिल्कुल देख रहा हूँ। जहाँ ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम की आपने बात की है ना जी, मैं आपको अर्ज करूँ कि हम हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं। अगर हम, हमारे पास 10 से 15 मिलियन एकड़ रकबा जो खाली पड़ा है, अगर हम आबाद नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क जो है ना, माशी तौर फूड सिक्योरिटी का मसला हमें बनेगा बहुत बड़ा। तो इसलिए ये प्रोग्राम जबरदस्त है, हमें मिलकर सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए। हम पाकिस्तान किसान उत्पाद के प्लेटफॉर्म पे इस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम ये रकबे आबाद कर जाएंगे, जब ये रकबे आबाद हो जाएंगे तो यूरिया की, बाकी खादों की डिमांड और भी बढ़ेगी। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आ गई है, आप समझते हैं कि हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकेंगे, हमारे मुल्क में आ गई है या आनी चाहिए, क्यों नहीं आ सकी? सर मैं आपको ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम में एक कंपनी बनी है फन ग्रो, जिन्होंने किलोवाल में कोई 5-4 एकड़ पे फार्मिंग कर रहे हैं जी। उस फार्मिंग करने का मुझे एक फायदा नजर आया। आम आदमी को जो फायदा वहां से मिलेगा वो ये है कि पाकिस्तान में डाइवो बस आई, सारी बसें ठीक हो गई। अब वहां पे जदीद काश्तकारी जो फन ग्रो कंपनी जो फौजी फाउंडेशन के अंडर है जो काम शुरू किया है, मैं देख रहा हूँ कि वहां पे काश्तकारों का तांता बजा हुआ है। वो देख रहे हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे ये काश्तकारी कर रहे हैं। जब वो काश्तकार उस टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, पर एकड़ हमारी पैदावार बढ़ेगी। ज़राअत हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक मिसाल है, जितने घर दाने उसे कम। मैं आपका 1 मिनट लूंगा। एग्रीकल्चर इतनी इंपॉर्टेंट है, जब 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी, चलता रहा। आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियां लगी, ज़राअत की वजह से मुल्क चलता रहा। 17 साल आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, को भूखा नहीं सोया, इस ज़राअत की वजह से। अगर कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ 6 माह के लिए, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भूख से नहीं मरा, इस ज़राअत की वजह से, किसान की वजह से। इसीलिए तो ज़राई शोबे पे कोई टैक्स नहीं लगाता। हर सेक्टर कहते हैं कि टैक्स लगाओ, टैक्स नहीं लगाते, एग्रीकल्चर सेक्टर पे उसको फैसिलिटेट करते हैं। जितना टैक्स, मैं आपको अर्ज करूं, जितना टैक्स ज़राअत से आ रहा है इतना कहीं से नहीं आ रहा। ये आप इंकिशाफ कर रहे हैं, कितना टैक्स आ रहा है साल का ज़राई शोबे से? मैं आपको बताता हूं हमारे साथ हो क्या रहा है। मिडल मैन सारा खा रहा है हमारा। हमने गंदा माश से 2 साल पहले बेची 2200 रुपए मन, एंड कंज्यूमर ने खरीदी 5200 रुपए में। 1750 अरब रुपए कौन खा गया? यानी आप कह रहे हैं कि आप सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं मुल्क में, सबसे ज्यादा टैक्स एग्रीकल्चर सेक्टर दे रहा है। सर मेरी अर्जों ने, हम इतनी कीमत कम करके देते हैं हर चीज की। काश्तकार के पास है क्या? जब आपको टैक्स, जब आप टैक्स रेट में नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कीमतें तो आप ऊपर नीचे करेंगे ना। मेरी अर्ज सुने जी, काश्तकार को मिलता क्या है? अभी तो आप कह रहे हैं कि ज़राई शोबे की वजह से तो पाकिस्तान चल रहा है, तो काश्तकारी तो सबको दे रहा है। पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान को काश्तकार चल रहा है। काश्तकार के घर के हालात अच्छे नहीं है, खेत के हालात अच्छे नहीं है, उसकी बच्चों की तालीम के हालात अच्छे नहीं है, उसके बच्चों की सेहत के हालात भी अच्छे नहीं है। तो कसूरवार कौन है? कसूरवार किसको समझते हैं आप? हुकूमती तरजीहात में ज़राअत नहीं है। मैं हुकूमती तरजीहात में ज़राअत नहीं है, या आप ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के बाद भी आप ये जुमला कह रहे हैं कि हुकूमत की तरजीहात में ज़राई शोबा नहीं है? ये बड़ी अचंभे की बात है। ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम एक अच्छा प्रोग्राम है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसा 5 साल बाद उसके इससे काश्तकार को फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? देखिए, ऑफ कोर्स जब पूरे मुल्क को फायदा पहुंचोगे तो हम काश्तकार भी पाकिस्तानी हैं जी। यानी इससे ज़राई शोबे में इनकलाब बर्पा होगा। बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है। उबरी हुकूमत और SIFC की टीम ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया और ग्रीन पाकिस्तान का एक मंसूबा लॉन्च किया। इससे हमारे ज़राई शोबे में इनकलाब आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हम ज़राई इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। जो कल्टिवेटेड लैंड्स हैं उनको हम बेहतर तरीके से, उससे हम अपना आउटपुट ले सकते हैं।
ज़रूरी शोबे को हम तक़वियत मुसलसल फराम कर रहे हैं, और फिर भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि फर्टिलाइज़र कंपनीज़ जो हैं वो महंगी यूरिया बेच रही हैं, और जाहिर सी बात है अगर फर्टिलाइज़र सेक्टर यूरिया की कीमतों में स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन करेंगी तो आइंदा आने वाले दिनों में काश्तकार मज़ीद मसाइल से घिरेगा। खैर बहरहाल एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स लगना चाहिए। दीगर कॉर्पोरेट सेक्टर ये डिमांड करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स नहीं है, टैक्स नेट में लाना चाहिए, और IMF ने भी इशारा दिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर आइंदा आने वाले दिनों में टैक्स लगेगा। बहरहाल एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हमारे मुल्क में अब इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के मसाइल दुनिया भर में फैले रहे हैं, और अगर हमें इससे बचना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर करना होगा बाय सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं साबिक वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। साल 2023 रिकॉर्ड खसारे का साल रहा। कर्जों की शरह में बतदरीज इजाफा हुआ और रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इंटर बैंक और रुपये मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंदतरीन सतह पर गया। सोने की कीमतों में इजाफा हुआ। मसाइल जितने रियासत के सामने खड़े थे इससे पहले हमने कभी नहीं देखे। IMF की सख्त शराइत देखी, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट और सोवरेन डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच गए। उसके बाद फिर रूबरू हुकूमत का क्याम अमल में आया और थोड़े से रिफॉर्म्स होना शुरू हुए। एक वक्त था कि पाकिस्तान चैरिटी और स्मगलिंग कल्चर पर ही चल रहा था, फिर उबरू हुकूमत के बाद थोड़ा सा एतमाद बहाल हुआ, IMF के प्लान में दाखिल हुए। तो क्या साल 2024 में हम थोड़ा सा रिलीफ देखेंगे? क्या हम अपनी लाइन ब्लॉक करने की पोजीशन में होंगे, या हम वैसे ही मसाइल में रहेंगे जैसे 2023 में था? जी देखें, जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में तमाम मसाइल का जिक्र किया, उनमें सबसे जो बड़ा मसला है वो हमारे बैरून मुल्क कर्ज़ों का है जी, जो इस वक्त आपने खुद ही बताया कि तकरीबन 20 से 25 अरब डॉलर के कर्ज़े जो हैं वो हमने रिन्यू कराने हैं या उनकी रिपेमेंट करनी है। उसके साथ साथ हमारे जो इकॉनमी है उसमें तजारती जो खसारा है, जिसमें हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, वो एक बहुत बड़ा इशू है। तीसरी बात ये है कि हमारी जो बिजली जो है एनर्जी सेक्टर, जी, वो अब तकरीबन इम्पोर्टेड हो चुका है और उसके लिए डॉलर्स पे करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा चोरी और इनएफिशिएंसीज़ हैं जिसकी कीमत आवाम को चुकानी पड़ रही है, और उस प्रोसेस में आवाम की कमर टूट गई है। और चौथी चीज़ ये है कि हमारी इकॉनमी जो है वो एक इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी है, जो कि सिर्फ अपने अंदरूने मुल्क कंजम्पशन ज़्यादातर होती है, और उसके लिए हमें इंपोर्ट भी करके उसको भी हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये ओरिएंटेशन इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी की आउटवर्ड लुकिंग इकॉनमी में करना एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिफॉर्म का एजेंडा है जो करने की ज़रूरत है। अच्छा तो आई थिंक कि 2024 में आपने जो बात की जी, उसमें एक तो ये है कि क्योंकि हमने IMF प्रोग्राम दोबारा से चालू करने में हम कामयाब हो गए थे, जी, और उसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान अगर अपनी रिफॉर्म्स करने में कामयाब होता है तो IMF के साथ मिलके वो अपने कर्ज़ों की अदायगियों का मसला हल कर लेगा। सो एक तो ये है कि IMF प्रोग्राम को ना सिर्फ हमने मुकम्मल करना है, जो कि एक 9 महीने का प्रोग्राम था स्टैंड बाय, उसको मुकम्मल करने के बाद हमें एक नया IMF प्रोग्राम करना पड़ेगा जो फिर अगले 3 साल के लिए होगा इलेक्शंस के बाद। सो वो भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी आगे चलते हुए होगी उसको भी IMF देखेगा, और उससे पहले अगर वो स्ट्रेटजी हमने दुरुस्त की सिमत में कर दी तो फिर हमारे हालात इंशाल्लाह 2024 के आखिर तक बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब अगर हमने हम ये IMF काम के ना एक और की, प्लान में शामिल होते हैं, एक बड़े प्लान में शामिल होते हैं, तो फिर IMF की रिस्ट्रिक्शंस को हम कैसे फेस करेंगे? हमारा तो पोटेंशियल लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुका होगा, नई रिस्ट्रिक्शंस होंगी, टैक्सेस लगाने होंगे, जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनको टैक्स नेट में लाना होगा, रिफॉर्म्स करने होंगे। तो क्या हम इस पोजीशन पे होंगे कि हम IMF की हर पॉलिसी के ऊपर मनोन अमल कर लें?
देखिए, IMF हमें सिर्फ ये कहता है कि आप अपने जो जितना आपके पास रेवेन्यू होता है उसके मुताबिक आप खर्चा करें, उससे ज़्यादा खर्चा मत करें। ये उनकी नंबर 1 शर्त है। नंबर 2 उनकी शर्त ये है कि आप इकॉनमी में इनएफिशिएंसीज़ को दूर करने के लिए सब्सिडी नहीं दे सकते। सब्सिडी आप ख़त्म करें और अपनी इकॉनमी को एफिशिएंट करें। जी ये उनकी दूसरी शर्त है। सो ये चीज़ें तो हमें वैसे भी करने की ज़रूरत है, IMF कहे या ना कहे, मगर हमने सलमान तो ये साहब ये काम चीज़ें तो हम करने नहीं हैं। कर सकते। सब्सिडी तो हम फर्टिलाइजर सेक्टर को दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं खर्चों की बात करूं तो हुकूमत का एक साल का खर्चा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 18 अरब डॉलर का है। साइज़ हमारा बहुत बड़ा है गवर्नमेंट का, तो ना हम खर्चे कम कर सकते हैं, ना सब्सिडी कल्चर इस मुल्क से ख़त्म कर सकते हैं। तो फिर हम कैसे अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए, हम सब कुछ कर सकते हैं। हुकूमत का ख़र्चा कम, आपने बात की, हुकूमत का ख़र्चा हम कम नहीं कर सकते। बिल्कुल हम कर सकते हैं। देखें, 18वीं तरमीम के बाद हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ज़्यादातर इख्तियारात सौंपे हैं। जी तो लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट उसी तरह खर्चे करती जा रही है जो कि अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करना चाहिए। सो डबल खर्चे हम कर रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही है। सो हमें कम से कम फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात तो कम करने चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारी जो नौकरीशाही है जी उसको हमें कम करना पड़ेगा, डीरेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिफॉर्म जो हम देख रहे हैं, जी जो पाकिस्तान को ज़रूरत है, वो है डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन का मतलब क्या है? डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि जब भी कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है, खा वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है या बैरून मुल्क का इन्वेस्टर है, तो उसको NOC कल्चर से आज़ादी होनी चाहिए। यानी कि उसको दर बदर ठोकरें नहीं खानी कि इस जगह से आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले आएँ, दूसरी जगह से आप कोई अपनी शर्तें मनवा लें, तीसरी जगह से कोई आप सैंक्शन ले आएँ। सो ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी पड़ेंगी। प्योर एंड सिंपल कंपटीशन के ऊपर काम करना पड़ेगा और तो सर्वाइवल ऑफ SIFC द और फिटेस्ट को PSW करना पड़ेगा। ये बेहतर नहीं है जो फॉरेन इन्वेस्टर को सपोर्ट करें? देखें, फॉरेन इन्वेस्टर तो उस वक्त आएगा ना जब हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर में भी अगर छोटे से लेके बड़े तक जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सब के सब समझें कि पाकिस्तान में अब माहौल बहुत अच्छा हो गया है और पाकिस्तान बहुत हमें पाकिस्तान का माहौल इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक करना है। उसके लिए हमें बहुत से कानून जो हैं उनमें तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेसी का जो पंजा है उसको ज़रा नरम करने की ज़रूरत है। और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्योंकि सिर्फ एक आध आइटम ही करता है, अगर आप देखें जी तो बड़ा आइटम तो आपका टेक्सटाइल ही टेक्सटाइल है है और कॉटन है, और फिर राइस है। थोड़ी अब IT थोड़ा थोड़ा बेहतर हाँ। होना शुरू हो गया है। जी बट अगर आप बड़े ममालिक देखें, जैसे पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, तो इसको तो कम से कम हर खिते में हर चीज़ को एक्सपोर्ट करने की काबिलियत होनी चाहिए। ये ना सिर्फ टेक्सटाइल करे बट ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स भी करे, कंप्यूटर्स भी लोकलाइजेशन का करे। कल्चर तो हमारे मुल्क में कभी भी बेहतर नहीं रहा है और इसके हवाले से कोई पॉलिसी भी नहीं आई है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप समझते और हैं ये कि हमें साल करना पड़ेगा। 2024 थोड़ा बेहतर रहेगा या ये मसाइलों में ही रहेंगे हम लोग? देखिए, डिपेंड करेगा कि हम कितनी तेज़ी से मसाइलों को हल करना की तरफ जाते हैं। अगर मसाइल को हल करेंगे तो डेफिनेटली बेहतर होगा, क्योंकि इस जो 2023 में हमारे साथ हो गई है जी वो अब हम रिपीट नहीं कर सकते। वो बॉटम थी, अब इससे ऊपर ही उठना है। सो ऊपर उठने के लिए अगर हम अच्छे इकदाम उठाएंगे तो डेफिनेटली 2024 बड़ा अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया कंपेयर सलमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। साल 2023 बहुत ज़्यादा वर्स्ट रहा।
रियासत के सामने जितने मसाइल यकजा होकर खड़े थे इससे पहले हमने कभी नहीं देखे। साल 2023 रिकॉर्ड खसारे का साल रहा। साल 2024 में अगर हम रिफॉर्म्स कर लेते हैं, कुछ प्लान्स कर लेते हैं, IMF के साथ मुंसलिक होकर अपने कर्जों की अदायगी बर वक्त कर लेते हैं तो यकीनन कुछ बेहतरी के आसार हैं। लेकिन चैलेंजेस 2024 में भी बहुत ज़्यादा है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।